जो छात्र घर बैठे अपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग करना चाहते हैं, उस पर नोट्स बनाना चाहते हैं और उसका फेयर करना चाहते हैं तथा बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, वे मेरा वीडियो अवश्य ही देखें। मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 7 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का टॉपिक 3 पढ़ेंगे। टॉपिक 3 है जंतुओं में हार्मोन। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती है? वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगे। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहत हो जाता। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 7.7 देखिए। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यहाँ रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सब अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। देखिए, यहाँ पर हमारे शरीर का पूरा तस्वीर दिया गया है और इसमें ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ हैं जिनसे हार्मोन स्रावित होता है, उन ग्रंथियों को भी दिया गया है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं तो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थान पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगा सकते। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध किया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इसे चित्र 7.7 में ऑटो ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? आइए, अब हम लोगों ने जो कुछ ही पढ़ाई किया, अब हम लोग उसका नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाएंगे। इस नोट से फेयर करेंगे और फेयर करके इसको याद करेंगे। किताब को बार बार रीडिंग करेंगे। 3 बार 4 बार रीडिंग करने के बाद तब आप फेयर याद करना शुरू करेंगे तो आपको फेयर भी याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह है टॉपिक 3, इसका नाम है जंतुओं में हार्मोन। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं।
ग्रंथियां का मतलब कोशिकाओं का समूह मिलकर के एक अंग टाइप का बना देता है, उसको ग्रंथि कहते हैं। तो वो ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें गर्दन होता है, माने नली रहती है, और वो ब्लड में अपने स्राव को स्रावित करती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो कह रहा है जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन निकलते हैं। पहला नोट्स जो है, पहला हाईलाइट करके आप लोग लिख लीजिए कि जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, माने हार्मोन निकालने वाले जो अंग हैं वो ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन निकालती हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, शरीर में स्थित कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कुछ रसायनों का स्रावन करते हैं, जिनसे हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय होता है, तो कोशिकाओं के उस समूह को ग्रंथि कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ग्रंथि समझ में आ गया होगा। ग्रंथि हमारे शरीर में छोटे छोटे शरीर के अंदर स्थित अंग हैं जो कोशिकाओं के समूह हैं, और उनसे कुछ हार्मोन स्रावित होता है, और वो हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। आगे देखिए, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां इंडोक्राइन ग्लैंड्स, बाह्यस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथि हमारे इस पाठ में सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग केवल अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां का परिभाषा लिखा हुआ है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में, माने जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, उच्च श्रेणी के जंतु माने बड़े बड़े जंतु में हार्मोन को उत्पन्न करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियां को, नलिका विहीन ग्रंथि जो होती है, जिसमें नली नहीं होती हैं, अपने स्राव को रक्त में, जो अपने स्राव को सीधे रक्त में डाल देती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो नलियां, प्रश्न उठता है तो फिर नली किस ग्रंथि में होती है जी? तो नली होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि में, जो क्योंकि उसको बाहर अपने हार्मोन को निकालना होता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि। अब एक अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। हमारे शरीर में कौन कौन प्रमुख ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखें। अब आपको बताना है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, वे कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं और उन हार्मोन का काम क्या है। उत्तर, मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियां, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन तथा हार्मोन के कार्य निम्नलिखित हैं। अब हम लोग एक यहाँ पर सारणी बनाएंगे। एक टेबल में लिख देंगे अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, दूसरे कॉलम में लिखेंगे स्रावित हार्मोन, और तीसरा कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसमें लिखेंगे कार्य। सबसे पहला एक नंबर में अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम में लिखेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। इसमें कई सारे हार्मोन इसमें स्रावित होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि जो स्रावित करता है वह वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन का काम क्या है? यह अस्थियों तथा उत्तकों के वृद्धि का नियंत्रण करता है। आप देखे होंगे कि कोई कोई आदमी बहुत लंबा हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर वृद्धि हार्मोन का स्रावन ज़्यादा हो रहा है। कुछ आदमी ठिगने बौने हो जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर वृद्धि हार्मोन का जो स्राव है वह कम हो रहा है। तो वृद्धि हार्मोन शरीर में वृद्धि का नियंत्रण, अस्थि और उत्तक के वृद्धि का नियंत्रण करता है। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको शॉर्टकट में एडीएच के नाम से जाना जाता है, एडीएच। इसका काम है वृक्क नलिका द्वारा जल अवशोषण का नियंत्रण। तो जल अवशोषण आप लोग पाठ 5 में पढ़ चुके हैं, पाठ 6 में पढ़ चुके हैं कि कैसे वृक्क के अंदर जल का अवशोषण होता है। तो उसका नियंत्रण यह एडीएच हार्मोन करता है। पीयूष ग्रंथि का तीसरा हार्मोन है एसीटीएच हार्मोन। यह कार्टिसोन स्रावन हेतु अधिवृक्क का उद्दीपन करता है। कार्टिसोन का मतलब, वृक्क का मतलब, जहाँ आप वृक्क पाठ 6 में पढ़ चुके हैं, उसके ऊपरी भाग को कार्टिसोन कहते हैं। अब कार्टिसोन अधिवृक्क कहते हैं, सॉरी, उसके ऊपरी भाग को अधिवृक्क कहते हैं। और अधिवृक्क कार्टिसोन नामक हार्मोन का स्रावन करता है और उसका नियंत्रण एसीटीएच करता है। और एसीटीएच किस ग्रंथि से निकलता है जी? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब पीयूष ग्रंथि का ही चौथा हार्मोन है एफएसएच। यह होता है एस्ट्रोजन स्रावन हेतु अंडाशय का उद्दीपन करता है। अंडाशय जो मादाओं में होती है, तो अंडाशय का उद्दीपन करता है, क्योंकि अंडाशय एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं, तो उसको अंडाशय को उद्दीपन करता है। इसका अगला हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि का ही अगला हार्मोन है टीएसए।
टीएसए थायरोक्सिन के स्रावन हेतु थायराइड ग्रंथि का उद्दीपन करता है। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि है जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है, उसका नियंत्रण यह टीएसए हार्मोन करता है जो कि पीयूष ग्रंथि से आता है। अब आइए ग्रंथि नंबर 2। ग्रंथि नंबर 1 हम लोग अभी इतना पढ़ रहे थे, इसका टेबल हम लोग तैयार किए। अब ग्रंथि नंबर 2, ग्रंथि नंबर 2 है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इसका काम है उपापचय एवं वृद्धि के दर का नियमन। उपापचय मीन्स पचने की प्रक्रिया, और जो भोजन पच के जाता है उसको फिर हम लोग कार्य में जो लेते हैं, इस सब प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रण करता है, और यह थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अब यह अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क के ऊपरी भाग को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, और यह कार्टिसोन नामक हार्मोन का स्रावन करता है और प्रोटीन को शर्करा में परिवर्तन करने में सहायक है। यह क्या करता है जी, प्रोटीन को शर्करा में बदल देता है। चौथा ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। यह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव, इंसुलिन हार्मोन जो है वह चीनी की बीमारी में आप सुने होंगे इसका नाम। तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। यह शर्करा के उपापचय का नियंत्रण करता है। शर्करा मीन्स चीनी, हमारे शरीर में जिससे शर्करा बढ़ जाता है तो कहते हैं चीनी बढ़ गया है, उसका नियंत्रण कौन करता है जी, इंसुलिन हार्मोन। यह अग्नाशय से निकलता है। पांचवा ग्रंथि है वृषण ग्रंथि। वृषण नर में होता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। अनेक कार्यों, खास तौर पर नर गौण लैंगिक लक्षणों को निकालने में सहायक होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलता है। जब उम्र होती है, उम्र पहुंच जाने पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण निकालता है। इससे क्या होता है कि उनके अंदर दाढ़ी आना, मुँह छाना, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सब लैंगिक लक्षण है जो गौण रहते हैं, गौण मीन्स छिपे हुए रहते हैं, उनको उजागर करने में यह हार्मोन सहायक है। अब अगला है अंडाशय हार्मोन, अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि जो है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन अंडाशय मादाओं में होती है तो वह एस्ट्रोजन मादाओं में स्रावन होता है। यह अनेक कार्य करता है, खास तौर पर मादा गौण लैंगिक लक्षणों को निकालने में सहायता करता है। जैसे नर में गौण लैंगिक लक्षण थे जिससे पता नहीं चल रहा था कि यह मादा है कि नर है, तो उसी तरह मादा में भी जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनको उजागर करने में यह सहायता करता है। कौन हार्मोन जी, एस्ट्रोजन हार्मोन। यह कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय से निकलता है। चलिए, अब हार्मोन के बारे में हमारे सिलेबस में जितना हार्मोन है हम उसके बारे में पढ़ लिए, उसके कार्य देख लिए, उसके ग्रंथि देख लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न पर विचार करते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए। आप लोग यह मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसके पहले भी कई सारे वीडियो मेरे देखे होंगे। आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि मैं अपने वीडियो में किस्से, कहानियाँ, चुटकुले इत्यादि सुना करके आपका समय बर्बाद नहीं करता। मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की बात करता हूँ, जिस पढ़ाई के लिए आप मेरे वीडियो में आते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को इस प्रकार देखते रहें। चलिए, अगले प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे थे कि हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए। आप देखे होंगे कि जो आप नमक खरीदने जाते हैं उस पर लिखा है आयोडाइज्ड नमक लिखा रहता है। इसका मतलब हुआ कि उसमें आयोडीन युक्त है। तो बताइए हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं आपको। कह रहा है हमारे शरीर में एक थायराइड नामक ग्रंथि होती है। हमारे गले में घेंट जो होता है, घेंट नट्टी, उसमें आप देखे होंगे कि एक लोला जैसा होता है, ऊपर नीचे आता जाता रहता है। उसी के पास में थायराइड नामक ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि का काम है थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करना। यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में उपापचय एवं वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो उपापचय एवं वृद्धि के लिए इस हार्मोन का उचित मात्रा में स्रावन होना आवश्यक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ग्रंथि द्वारा इस हार्मोन के निर्माण में जो माने थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि जब थायरोक्सिन नामक हार्मोन का नियंत्रण करेगा तभी तो उपापचय एवं वृद्धि ठीक तरीके से होगी। तो जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, उस समय उसके निर्माण के लिए उसे आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। और आयोडीन नहीं मिलने पर वह भोजन से उचित मात्रा में, अधिक मात्रा में, मैंने जितना मिल रहा है उससे अधिक मात्रा में आयोडीन के अवशोषण के लिए थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ाने लगती है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग माने घेंट में फूल जाता है, तो उस बीमारी को घेंघा रोग कहते हैं। घेंघा रोग हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन में आयोडीन तत्व की कमी हो जाएगी, तब हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो अपना आकार बढ़ाता है,
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को ग्रहण कर पाएँ। इसलिए जो आकार बढ़ाता है तो वो आकार दोबारा फिर कम नहीं होता, एक बार बढ़ जाने के बाद वो आकार कम नहीं होता। इस बीमारी को घेंघा रोग कहते हैं या ग्वाइटर कहते हैं। क्योंकि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए नमक में ही आयोडीन मिला दिया जाता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो जब भी आप नमक खरीदने जाएं तो आप देखिए कि आपका जो नमक खरीद रहे हैं वह आयोडीन युक्त है या नहीं है। पुराने ज़माने में देखते थे कि लोगों को घेंघा रोग हो जाता था, आज के समय में किसी को भी घेंघा रोग नहीं होता, क्योंकि भोजन में तो आयोडीन की कमी होती है, उसकी पूर्ति के लिए हम लोग नमक में ही आयोडीन मिला देते हैं। इस प्रकार आप लोग नोट्स बना लीजिए इनका। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कराएं, और आपके जैसे जो उत्साहित बच्चे होंगे जो पढ़ाई अच्छा से करना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं और बेल के आइकन को दबाएं। हमारे वीडियोज़ में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, इस पर नोट्स प्राप्त होंगे, इसका फेयर प्राप्त होगा, इसमें सभी दिए गए प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे और बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।